हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर नीतेश गुप्ता आपका पुनः अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पहला जो चैप्टर है फिजिक्स 12 का, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से जानते हैं, इसका एक टॉपिक बता रहे हैं जिसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल या घन कोण। घन कोण छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसे समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं उसमें हम घन कोण या सॉलिड एंगल का प्रयोग करते हैं। और सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह से हमारे दिमाग में समझ में आ जाएगा, माइंड में कॉन्सेप्ट फिट हो जाएगा, तो हम गॉस की प्रमेय और उससे संबंधित जो अनुप्रयोग हैं उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, मैंने स्टेटमेंट वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन पहले उससे मैं आपको बता रहा हूं, अब तक हमने जिस कोण के बारे में पढ़ा है ना, उसे एक प्रकार से क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। जो कोण आज तक आप पढ़ के आ रहे हैं, जिसकी यूनिट आप जानते हैं क्या होता है, रेडियन होती है। ये जो है इस कोण को आज तक जिसे हमने एंगल के नाम से जाना है, वो वास्तव में क्या है, प्लेन एंगल है, जिसे हम कहते हैं समतलीय कोण। तो समतलीय कोण क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण है उसी को क्या कहते हैं, हम समतलीय कोण कहते हैं। आज मैंने कुछ ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट ले रखे हैं जिसकी सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप देखिए, सबसे पहले सपोज कीजिए ये एग्जाम्पल किसका है, वृत्त का या सर्किल का है। इसका आप कोई, जैसे आपने सपोज कीजिए इस कलर को हमने चूज कर लिया, तो ये जो कलर है, इतना जो भाग है, ये पूरे वृत्त की जो परिधि है उसका छोटा सा भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं। अब इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर अंतरित होने वाला जो कोण है उसी को हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। ये एक प्रकार से समझ लें कैसा है, इससे हम समझा रहे हैं, तो ये कैसा है, द्विविमीय है, द्विविमीय में समझा रहे हैं। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं आपको और बता रहा हूं। अभी जो घन कोण है उसके स्टेटमेंट में हम बाद में आएंगे। तो आप देखिए, देखो रफ के रूप में भी मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है समतलीय कोण, जिसे आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं, उसके बारे में ही बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखिए, मैंने जैसा अभी आपको बताया है, ये रफ वर्क है इसलिए लिख देते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और आप इस चैप्टर से संबंधित पिछले टॉपिक के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट की द्वारा देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक आपको भेज दूंगा। तो इसमें आप देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बेहतरीन व्यवस्था करने का मैंने प्रयास किया है। इसमें अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स भी बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, ये वृत्त है, ये वृत्त का एक भाग है और ये इसका सेंटर है। तो ये जो कोण बनाया जा रहा है, ये छोटा सा कोण, अभी मैंने आपको उसके द्वारा भी बताया था, ये कोण क्या कहलाता है, समतलीय कोण कहलाता है। तो मैंने आपको बताया, किसी वृत्त के चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाले कोण को हम समतलीय कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। देखिए आपको मैं पिछला है, ये कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। पहले घन कोण को समझने के लिए हमें वास्तव में समतलीय कोण क्या होता है इसको समझना आवश्यक है। अगर आप मानिए चाप का जो मान है वो त्रिज्या के क्या हो बराबर, तो कोण का मान कितना, या कोण का मान आ जाएगा 1 रेडियन। देखिए, हम कह सकते हैं यदि किसी वृत्त की चाप का जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के ठीक बराबर हो, ठीक है नहीं है, तो इस कंडीशन में उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होने वाला जो कोण होगा उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम समतलीय कोण या कोण कहेंगे। तो आप समझ रहे हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं
ये एक प्रकार जैसे वृत्त है। मैं अगर बात करूं आपसे कि वृत्त का आप आयतन निकाल सकते हैं, तो आयतन निकालना आप कहेंगे संभव नहीं है सर। और आयतन निकालना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये कैसी है, द्विविमीय आकृति है। अब आप सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अगर हम घनकोण की बात कर रहे हैं तो घनकोण जो है वो कैसी है? घनकोण है एक प्रकार से त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल एक प्रकार से आकृति है, जिसे घनकोण को जब हम समझाएंगे इसे गोले की सहायता से हम समझाते हैं। और गोले की सहायता से हम किस प्रकार से समझा सकते हैं इसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम गोले की बात करें तो अगर आपसे कहा जाए गोले का आयतन निकालिए, तो आप सभी लोग मेंसुरेशन के हिसाब से जानते हैं कि गोले के आयतन को हम निकाल सकते हैं, 4/3 πr³ होता है। और अगर आपसे कहा जाए गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालिए, तो आप गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, जिसका मान क्या होता है? 4πr² होता है। अब आप देखिए वास्तव में घनकोण क्या होता है। देखिए इसके लिए भी मैंने बेटा एक बॉल लिया है, ये क्या स्फीयर या घन का उदाहरण है। घनकोण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक स्फीयर का या हम कह सकते हैं गोले का उदाहरण है। और इसके द्वारा हम घनकोण को समझाने का प्रयास करें। इस पे आप देखिए ये ब्लैक और ये जो व्हाइट है, इस प्रकार के जो भाग हैं इनको सिलकर बनाया गया है। अगर इसमें से हम कोई एक भाग कंसीडर कर लें, सपोज कीजिए ये वाला भाग कंसीडर करें, ये वाला भाग, और इसका जो स्फीयर है या गोला है, ठीक है नहीं, इसका एक क्या होगा? सेंटर भी होगा। तो इस भाग के द्वारा सेंटर पर जो कोण बनाया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? घनकोण कहेंगे। सीधे सीधे फिर मैं आपको बताऊं, त्रिविमीय आकृति के आधार पर इसे आप मान सकते हैं, तब हम इसे समझ सकते हैं। तो इसका जो भाग है कोई भी भाग, ये सेंटर पर जितना कोण अंतरित करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? घनकोण कहेंगे। देखिए मैंने और आपको समझाने के लिए माना, जैसे ये मान लीजिए ये चीज है, ये बेटा ये वाला जो भाग है, ये भाग है, उसके स्थान पर आप मान लें ये चीज है। तो इस भाग के द्वारा ये जो अंदर अंतरित होने वाला, ऐसे मान लें ये पूरा क्या है? ये पूरा एक गोला है, जैसे मैं आपको अभी बॉल दिखा रहा था, और उसका केंद्र क्या है? ये है। पूरे गोले का केंद्र है यहाँ पर। उसका हमने एक भाग कंसीडर किया, ये वाला। तो ये वाला जो भाग है, समझ रहे हैं आप लोग, ये वाला जो भाग है वो गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? घनकोण कहेंगे। अब देखिए इसके बाद हम आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट वगैरह मैंने लिखा हुआ है और बाकी जो कैलकुलेशन है इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया है कुछ इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। देखिए ये तो रबर हो गया। अब आप देखिए ये गोला है, एक प्रॉब्लम भी आप समझ रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल है बोर्ड। तो इस पर तो चाहे आप वृत्त बनाइए चाहे गोला बनाइए, दोनों कैसे होंगे? दिखाई एक ही प्रकार से पड़ेंगे। तो इसमें आप देखिए एक गोला है जिसका केंद्र हमने मान लिया कितना है? O है। इसका एक हमने भाग ले लिया, छोटा सा भाग इसके पृष्ठ पर, जिसका मान हमने ले लिया dA। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? R है। और ये जो कोण अंदर अंतरित हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, ये जो कोण अंतरित हो रहा है, ये वाला कोण, ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण क्या है? ये कोण हमने मान लिया dω है, जिसको हम घनकोण कहते हैं। देखिए क्या है, अब बता रहे हैं किस प्रकार से हम स्टेटमेंट लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने वाली चीजें समझा दी, उसके आगे मैं आपको बता रहा हूं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र क्या है? O है। इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। क्षेत्रफल अवयव dA की परिसीमा पर स्थित, dA जो क्षेत्रफल है इसकी परिसीमा पर स्थित बिंदु को गोले के केंद्र O से मिलाने पर खींची गई रेखाएं केंद्र पर एक कोण dω बनाती है। गोलीय जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गोलीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है
ये त्रिज्या के वर्ग आर स्क्वायर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तब क्या हुआ, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, तो जैसा आप जानते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के अनुक्रमानुपाती होने पर ये जो रेशियो होता है दोनों का, जिसे हम अनुपात कहते हैं, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर आप देखिए डी अपॉन आर स्क्वायर का मान क्या हुआ, एक नियतांक हुआ। यही मान क्षेत्रफल डीए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा कहलाता है। तो जो चीजें मैंने अभी आपको समझाई थी उसे मैंने स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया और उसे चित्र के द्वारा भी समझा दिया आपको। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था डी ओमेगा बराबर हो जाए डी अपॉन आर स्क्वायर। जो हमने क्षेत्रफल अवयव माना है वो और त्रिज्या के वर्ग की जो निष्पत्ति आएगी या अनुपात आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, घनकोण कहेंगे। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन की परिभाषा भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अब आप देखिए, यदि डीए बराबर आर स्क्वायर हो, डीए का मान आर स्क्वायर के बराबर हो, तब डी ओमेगा बराबर क्या हो जाए, 1। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यदि गोले के पृष्ठ पर लिया गया जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल अवयव है, उसका मान त्रिज्या के वर्ग के क्या हो, बराबर हो, तो जो हमने क्षेत्रफल अवयव लिया है उसके द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होने वाला जो घनकोण है वो कितना होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये तो मैंने आपको समझाई। अब लिखना कैसे, ऐसे आप देखिए, हम कहेंगे 1 स्टेरेडियन वह घनकोण होता है जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होता है या अंतरित किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। अब आप देखिए, अगर हम सभी जानते हैं गोले के पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो किसी गोले के पूरे पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित होने वाले घनकोण का मान निकालें तो वो क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। कैसे होता है, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तब संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा एरिया, पूरा एरिया पृष्ठ का अपॉन आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है अपॉन आर स्क्वायर, तो कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। अब इसे हम एक अन्य रूप में समझा रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर ये वाला पृष्ठ कैसा होता, ऐसा होता, देखिए ध्यान दें, ये पृष्ठ इस प्रकार, ये जो पृष्ठ है उसमें क्षेत्रफल अवयव हमने कैसे माना होता, यूं माना होता, ये नहीं यूं माना होता। तो इसमें आप देखिए, ये जो हमने क्षेत्रफल हमारे पास है, क्षेत्रफल अवयव है, वो क्या है, डीए है। और इसका ये जो है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर है। और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो कितना दिया हुआ है, डीए दिया है। हमने ओ को डीए अवयव से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एक हमने एकांक वेक्टर ले लिया एन, यूनिट वेक्टर एन ले लिया। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर के लगाने का फायदा क्या होता है, देखिए मैं रफ पर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वांटिटी ए है, ये है ए, तो ए पर आप देखिए अगर हम इसके साथ यूनिट वेक्टर लगा दें तो यहां तक तो ये कैसी थी, स्केलर थी, और स्केलर होने के साथ साथ अब हमें वेक्टर क्वांटिटी के रूप में दिखाना है, तो हमने यूनिट वेक्टर ए लगा दिया। तो इसका मान तो परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, डायरेक्शन शो होने लगी, जिससे ये क्वांटिटी कैसी हो गई, वेक्टर। तो इसमें आप देखिए हमें करना क्या है, ये जो आपको क्षेत्रफल अवयव दिखाई पड़ रहा है इसका हम एक प्रकार से प्रक्षेप ले लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट कहेंगे, घटक कहेंगे, जैसा वेक्टर के वियोजन में आप 11th में सुन चुके हैं, जान चुके हैं। माना एक क्षेत्रफल अवयव डीए बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित है, जैसा मैंने दिखाया है, तथा एन बिंदु ओ को क्षेत्रफल अवयव डीए से मिलाने वाली रेखा के अंदर से एकांक वेक्टर है।
माना यूनिट वेक्टर एन तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए के बीच का कोण कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया। तब यदि ओ को केंद्र मानकर एक गोला खींचा जाए, ओ को केंद्र मानकर एक गोला हम खींच लें, अब पूरा गोला बना लें, तो क्षेत्रफल डीए का क्षेत्रफल अगर डीए का गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप, ये हम कह सकते हैं घटक क्या होगा, डीए कॉस थीटा होगा। देखिए फिर से समझे आप, ये वाला डीए है ये, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर है डीए वेक्टर। अब इसका अगर हम इस डायरेक्शन में इसका इस डायरेक्शन में घटक निकाल लें, तो इसका इस डायरेक्शन में घटक कौन सा होगा, इसका इस डायरेक्शन में घटक होगा ये वाला जो ब्लू वाला है, ये होगा। और ये जो आएगा घटक आएगा वो क्या होगा, आर त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा। समझ रहे, यानी ये तो गोले के पृष्ठ पर स्थित नहीं है, लेकिन जो हमने ब्लू वाला दिखाया है, जो क्षेत्रफल अवयव डीए का क्या होगा, घटक होगा, जिसका मान होगा डीए कॉस थीटा, ये गोले के पृष्ठ पर स्थित होगा। तब डीए द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण, तो डी ओमेगा बराबर हो जाए डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसा मैंने अभी आपको यहां पर बताया था, इसे हम लिख सकते हैं डीए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर एन अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम स्केलर प्रोडक्ट से देखेंगे तो इसका मान क्या आएगा, डीए कॉस थीटा आ जाएगा, और एन यूनिट वेक्टर है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने घन कोण के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।